हाय फ्रेंड्स, टारगेट बोर्ड लकी में स्वागत है। आज क्लास 10th के कुछ मॉडल सेट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 1 है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं ये सब क्वेश्चन। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे दिए गए वीडियो को लाल दिए गए बटन को चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए कि वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो पर हमारा टारगेट है कि 1000 लाइक आवश्यक पूरा हो जाएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमको मोटिवेट देता है वीडियो बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूर्य तथा अनय तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। जो सूर्य और तथा अनय तारों की ऊर्जा का स्रोत है, ए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख चलते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण है? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? ये जो चारों है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? ए या बी या सी या डी? बताइए। तो हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि O1/V प्लस O1/U बराबर O1/F। ये हमारा दर्पण का सूत्र है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? ए जंगल में, बी बाजार में, और सी खेतों में, और डी इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगल में देखा जा सकता है टिंडल का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 4 लिख चलते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? जो तारा टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ए अपवर्तन का सिद्धांत, बी परिकिरण का सिद्धांत, और सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 लिख चलते हैं। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो समान नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, और सी वास्तविक और उल्टा, और डी आभासी और उल्टा। बताइए कैसा होता है। तो हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख चलते हैं। किसी बल्ब 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान निकालिए। तो देखिए 1 मिनट को बदल दीजिए सेकंड में, तो हमारा 60 सेकंड हो गया, और 120 है तो 120 बाईस 60 कट के आ गया 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 2 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस उपकरण में घन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ए आम मीटर, बी वोल्ट मीटर, और सी कुंडली, और डी विद्युत सेल। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा है जिसमें घन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो जब भी हमें अपलोड करें तो हमारा पल पल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंडली में ना कोई पॉजिटिव का चिन्ह होता है ना नेगेटिव का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा
लघुपथन के समय में जो शॉर्ट सर्किट लघुपथन के कहते हैं, शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब बहुत अधिक हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, या 3 एम्पियर होता है या 4 एम्पियर। जो लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो अधिक हो जाता है। समझ गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिख चलते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की। जो विद्युत चुम्बकीय है उसकी प्रेरक की खोज किसने की? ए फैराडे ने, बी मैक्सवेल ने, और सी एम्पियर ने, और डी फ्लेमिंग ने। बताइए 9 का राइट आंसर। तो हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की? तो फैराडे ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। बताइए, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो एक उत्तल लेंस होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेके चलते हैं। अवतल लेंस आवर्धन एम बराबर क्या होता है? जो हमारा फार्मूला है एम बराबर वो क्या होता है? तो वो हमारा होता है भी बटा यू। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकस सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच को संबंध बताइए। जो फोकस है एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू। तो ऑप्शन नंबर एफ बराबर आर बाई टू। तो तीसरे चीज को कर दीजिए, यहाँ पे निकल जाएगा आर आई टू एफ। देखिए यहाँ पे अभी बता दें, एफ है फोकस, ठीक। यहाँ पे एफ बराबर, यहाँ आर के आधा होता है टू, तो यहाँ पे वन लिख दें, तीसरी गुना कर देंगे, आर यहाँ पे यहाँ आ जाएगा और टू एफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर बराबर टू एफ। क्वेश्चन नंबर 13 लेके चलते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे लिखिएगा कि टारगेट बोर्ड लक्की LUCKY ये लिखिएगा ना, टारगेट बोर्ड लकी, तो हमारा आ जाएगा टेलीग्राम पे। अगर आपको PDF लेना है तो टारगेट बोर्ड लकी PDF लिखिएगा, तो हमारा आ जाएगा टेलीग्राम पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 लेके चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। बी अवतल लेंस होता है, सी उत्तल लेंस होता है, और डी उत्तल दर्पण होता है। तो जो मानव नेत्र है उसमें उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? बताइए। जो मानव नेत्र है उसमें वस्तु किस भाग पर बनता है? कॉर्निया पर, बी आइरिस पर, और सी रेटिना पर, और डी पुतली पर। तो बताइए 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओ रेटिना भाग पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है। 15 लेके चलते हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित, जो विद्युत जनित्र है उसका सिद्धांत आधारित, ए विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, बी प्रेरित विद्युत धारा, और सी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, और डी प्रेरित चुंबकत्व पर।
तो बताइए हमारा कि जो विद्युत जनित है वो सिद्धांत किसके आधारित पर है? 15 का तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। क्वेश्चन नंबर 16 लेकर चलते हैं। 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है? पूछ रहा है कि नहीं है। ए लकड़ी, बी गोबर गैस और सी नाभिकीय ऊर्जा और डी कोयला। तो हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो ईंधन का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? जो जीवाश्म ईंधन उसका उदाहरण क्या है? ए कोयला, बी लकड़ी और सी गोबर गैस और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वो कोयला है। क्वेश्चन नंबर 18 लिख चलते कि एथेनॉइक अम्ल के सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एसीटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19 लिख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? जो भारतीय संगीत प्रणाली है उसमें संगीत के कितने सुर होते हैं? ए 5, 6, 7, 8। तो वो संगीत के सुर होते हैं वो 7 सुर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लेकर चलते हैं कि वायुरोधी बर्तनों का खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति हो जाती है। ए धीमे से, तीव्र से, बराबर से और डी अति तीव्र से। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओ 20 का, वो एकदम धीमे गति से होता है, एकदम स्लो मोशन में होता है, ए स्लो में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए अभिक्रिया कौन सा कथन सही है? सी 2Cu प्लस O2, 2CuO कॉपर का ऑक्सीकारक, कॉपर का अपकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों। देखिए 2Cu है और प्लस O2, तो O2 इसमें चल गया तो कॉपर का ऑक्सीकारक और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत है, पीला है, हरा है, काला है। तो जो सिल्वर क्लोराइड है उसका रंग श्वेत है। क्वेश्चन नंबर 23 लेकर चलते हैं। समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार की समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयागामी, प्रतिस्थापन। तो समीकरण है वो वियोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, किसी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित होता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा, वो प्राप्त होता है Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करते हैं? ए है 6.0 से 6.8 तक और बी है 7.0 से 7.8 तक और सी है 2.1 से 3.8 तक और डी है 5.1 से 5.8 तक। जो हमारा शरीर का pH मान कार्य करता है वो 7 से 7.8 तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 लिख सकते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, ये तो सब लोग जानते होंगे कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 लेके चलते हैं कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, जो आयनिक यौगिक है CH4 CO2 CaCl2 NH3। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो आयनिक सूत्र है वो CaCl2 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 लेके चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ए तांबा, बी गोल्ड और सी जिंक और डी पोटेशियम। तो संयोग नहीं करता है वो हमारा हो जाएगा वो गोल्ड है, जो संयोग नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 लेके चलते हैं। 29 कह रहे हैं शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, जो शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? ए 22 कैरेट, बी 24 कैरेट और सी 20 कैरेट और डी 12 कैरेट। तो जो सोना है वो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लिख चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अब 18 बच रहा है। वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होती है कितना प्रतिशत? 0.01%, बी 0.05% और सी 0.03% और डी 0.02%। तो जो उपस्थित होता है वो 0.03%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है? ये तो सब लोग जानते हैं कि H2O सल्फ्यूरिक अम्ल न कह रहा है, क्या कह रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये नहीं होगा, H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अब लेके चलते हैं 32 क्वेश्चंस। 32 क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? CHO, COOH, CO, NH2O। तो बताइए जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो है COOH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह में है। और क्वेश्चन नंबर 33 लेके चलते हैं। ओजोन एक अणु का ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है? 1 2 3 4। बताइए जो ओजोन के एक अणु है उसके ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होते हैं, 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 लेके चलते हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज होते हैं? तो A5, B6 और C7 और डी। जो आवर्त सारणी में वो क्षैतिज होते हैं वो 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 लेके चलते हैं कि नर युग्म तथा मादा युग्म में संयोजन बनता है। जो नर युग्म है और मादा युग्म में संयोजन बनता है जाइगोट द्वारा अंडाणु शुक्राणु वीर्य। तो संयोजन बनता है वो जाइगोट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो जाइगोट द्वारा बनता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 लिखते हैं किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? ए लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, बी जीन प्ररूप या जीनोटाइप और सी अनुवांशिकी और डी विभिन्नता। तो बताइए कि किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जीन प्ररूप या जीनोटाइप। थोड़ा ये अल्ट्रा टाइप का नाम है, या ये नहीं तो न तो यही बोलिएगा कि इसको जीनोटाइप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लिख चलते कि मैदानी परिस्थिति के तंत्र के तृतीयक उपभोक्ता हरा पौधा में, मेढक में, ग्रास हॉपर में, सप्र में। बताइए
जो मैदानी का परिस्थिति तंत्र होता है, तिर्यक उपभोक्ता कहाँ होता है? हरापौधा में होता है, या मेढक में, या ग्रास हॉपर में, या सप्र में? तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है सप्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 लेकर चलते हैं। 38 का रहा कि रक्त में आयरन की कमी होने वाला कौन सा रोग होता है? यह होने वाला एक रोग है, यह कौन सा रोग होता है? ए टीबी, बी मधुमेह, और सी एनीमिया, और डी उच्च रक्तचाप। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग वो है ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 लेकर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ये सपोषी, मृतजीवी, संभोजी, और कोई नहीं। जो कवक का पोषण है वो कौन सी विधि है? कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो वो विधि है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो है मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या है? वसा है, या एंजाइम है, या हार्मोन है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो ये तो सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन है वो हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 41 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। जो मानव में डायलिसिस थैली है वो कहाँ है? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया, या कोई नहीं? तो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, नेफ्रॉन में है मानव का डायलिसिस थैली। क्वेश्चन नंबर 42 लेकर चलते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, और सी अपचयन, और डी विस्थापन। तो भोजन का पचना वो उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा उपचयन अभिक्रिया, जो भोजन का पाचन क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 42 तो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 43 लेकर चलते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? किण्वन, बौनपन, या मधुमेह, या कोई नहीं? बताइए। जो नर युग्मक है और मादा युग्मक संकलन को क्या कहते हैं? तो जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है और संकलन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पौधक का उदाहरण है? ए सरसों, बी गुड़हल, और सी पपीता, और डी मटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो एक लिंगी है वो पपीता है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 लेकर चलते कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ए अमीबा में, बी ईस्ट में, और सी मलेरिया में, और डी पैरामीशियम में। जो मुकुलन द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है हमारा। किस चीज़ में होता है? वो ईस्ट में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा, इसको बोलते हैं, या मादा एनोफ्लेक्स किस तरह का जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, ए साफ जल में, बी गंदा जल में, और सी मीठा जल में, और डी इनमें से सभी। बताइए। तो होता है वो गंदा जल में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह का जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से सभी। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है जो किस तरह का जल में होते हैं? वो साफ जल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट लिख चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो ओजोन की परत पाई जाती है
ये क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।